वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के बायोलॉजी के 7 नंबर पाठ आनुवंशिकता तथा जैव विकास इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आनुवंशिकता तथा जैव विकास यह बायोलॉजी का 7वां चैप्टर है। बाकी 6 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है, उसका वीडियो प्ले लिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। आनुवंशिकता से हम क्या समझते हैं? तो विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उससे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। विभिन्नता होते हैं वह जीव के ऐसे गुण होते हैं जो अपने जनकों अथवा अपनी जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। यही विभिन्नता कहलाती है। तो विभिन्नता में क्या होते हैं? यह एक गुण होता है, जैसे कोई अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। प्रत्येक जीव, या फिर कोई जो है कुत्ता का बच्चा हो गया, या फिर कोई जो है वह भैंस की संतान हो गई, या फिर कोई गाय की संतान हो गई, वह अपने माता पिता के समान होते हैं लेकिन वह उनसे थोड़ा अलग होते हैं। जैसे कोई भी अपने पिता के बिल्कुल हूबहू समान नहीं होता है, या अपने माता के हूबहू समान नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को ही हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। जो अंतर होता है जीवों में उसी को हम लोग विभिन्नता कहते हैं। और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता तथा जैव विकास। विभिन्नताएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है जनिक विभिन्नता और दूसरा होती है कायिक विभिन्नता। एक ऐसी विभिन्नता होती है जो जन्म से ही होती है, और एक ऐसी विभिन्नता होती है जो वातावरण के प्रभाव से होती है। जैसे कोई लंबा पिता है और उसका जो है नाटा जो है वह बेटा हो गया, या नाटी बेटी हो गई, तो यह जो विभिन्नता होगी वह कायिक विभिन्नता होगी। और जो बचपन से ही है, जन्म लेने के पहले से ही उसके अंदर आ गया, जब वह जन्म लिया तभी उसके अंदर आ गया, तो उसको हम जनिक विभिन्नता कहते हैं। तो ऐसी विभिन्नता जो जन्म से ही होती है उसे जनिक विभिन्नता, और जो वातावरण के अनुसार या खान पान के अनुसार जो विभिन्नता पाई जाती है वह कायिक विभिन्नता होती है। तो इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। जनिक विभिन्नता से क्या समझते हैं? तो ऐसी विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तनों, जैसे इनके क्रोमोसोम की संख्या, संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन आदि के कारण होती है, उसे जनिक विभिन्नता कहते हैं। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशागत होती है। जो जनिक विभिन्नता होती है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे दादा से पिता में, पिता से उसके बेटा में, फिर उसके पोता पर पोता, इन सभी में वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इस प्रकार की विभिन्नता को हम लोग जनिक विभिन्नता कहते हैं। इस कारण से जनिक विभिन्नता को कायिक विभिन्नता भी कहते हैं। जनिक विभिन्नता को कायिक विभिन्नता भी कहा जाता है। जैसे आंख एवं बालों का रंग, जैसे किसी का आंख भूरा भूरा होता है तो फिर उसके जो है जो संतान होंगी, उसकी बेटा या बेटी जो होगी, उसकी भी आंखों का रंग जो होगा वह भूरा भूरा होगा। तो यही जनिक विभिन्नता है, जो बचपन से होता है, जो जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसी को जनिक विभिन्नता कहते हैं। या किसी का बाल जो है वह कम ही एज में सफ़ेद हो जाता है तो फिर उसके बेटे का बाल भी कम उम्र में सफ़ेद हो जाता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता को जनिक विभिन्नता कहते हैं। दूसरा शारीरिक गठन, जैसे कोई नाटा है तो उसकी संतान नाटे पैदा होंगी, या शरीर की लंबाई, या फिर कोई मोटा है तो फिर जो है, या फिर कोई जो है उसका यानी चेहरा अगर किसी टाइप का है तो उस टाइप का चेहरा जो है उसके संतान की पैदा होगी। तो इस प्रकार के विभिन्नता को जनिक विभिन्नता कहते हैं। उसके बाद शरीर की लंबाई, यह सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। दूसरा है कायिक विभिन्नता। तो यह विभिन्नताएं जो होती है वह जलवायु और वातावरण के प्रभाव के कारण और भोजन के कारण होती है। तो इस प्रकार की विभिन्नता को कायिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे कोई जन्म लिया और उससे अच्छा से भोजन नहीं दिया गया, तो इस प्रकार की विभिन्नता, तो जिसके कारण उसकी लंबाई औसत से कम ही रह जाएगा, तो यह कायिक विभिन्नता होगा। या फिर कोई जन्म लिया और फिर वह पहाड़ी एरिया में चला गया,
तो फिर उसकी औसत लंबाई जो होगी वह कम हो जाएगी। तो यह कायिक विभिन्नता होगी, जलवायु और वातावरण के कारण हो रहा है, या फिर कोई जन्म लिया और श्रीलंका चला गया या विषुवत रेखीय प्रदेश में चला हो गया तो फिर वह काला हो जाएगा। उसके माता पिता सफ़ेद हैं लेकिन वह काला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। तो जिसके कारण जो है इस प्रकार की विभिन्नता वातावरण और जलवायु के कारण हुआ, तो यह कायिक विभिन्नता कहलाएगा। तो जनिक विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन कायिक विभिन्नता जो होता है भोजन, जलवायु और वातावरण के कारण होता है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता से क्या समझते हैं। तो ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता यानी माता पिता से फिर उसके संतानों में संचरित होते रहते हैं, ऐसे गुण को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। जो गुण जनकों से उसके संतानों में यानी उसके बेटे बेटियों में संचरित होते रहते हैं, तो ऐसे गुण को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर किसी का कलर विजन है, कलर विजन एक ऐसा रोग होता है जिसमें कई रंग एक साथ कोई व्यक्ति देखने की क्षमता को खो देता है, तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। या फिर किसी के माता पिता का हाइट छोटी है, उसकी जो है लंबाई छोटी है, तो फिर जो उनके संतानें पैदा होंगी वह भी नाटे ही पैदा होंगी, तो यह जो है आनुवंशिक गुण के कारण होता है। या फिर किसी का बाल जो है कम ही उम्र में सफ़ेद हो गया है, तो फिर उसकी जो संतानें पैदा होंगी उसका बाल भी कम ही उम्र में सफ़ेद हो जाएगा, तो यह इसी को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। या कोई लंबा है तो फिर उसकी जो संतान पैदा होंगी, जो उसके बेटे बेटियां पैदा होंगी, उनका भी जो है वह लंबा ही पैदा होंगी, तो इसी को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण ही आनुवंशिकता कहलाता है। जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। यह दोनों आनुवंशिकता का परिभाषा है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक खानदान से दूसरे खानदान में जो गुण होता है उसका ट्रांसफर जब होता है तो इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता के अध्ययन को ही आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है और सबसे पहले इसने प्रयोग किया था। इसने अपने प्रयोग के लिए मटर के, एक साधारण मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल का पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल था। और यह भी ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस चीज़ का पौधा लिया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में साधारण मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो चलिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं, इनके प्रयोग को पढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधों का चयन किया। मटर के पौधों का गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षण वाले होते हैं, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा। मेंडल ने 2 पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया और दूसरा बौना पौधा लिया। अपने प्रयोग में मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुण जैसे लंबे और बौने पौधे पर विचार किया। अपने प्रयोग में मेंडल ने एक बौने पौधा लिया और उसके सारे फूलों को खोलकर उनके पुंकेसर हटा दिए ताकि उनमें स्वपरागन न हो सके। स्वपरागन के कारण जैसे मनुष्यों में निषेचन होता है तो उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन फूलों में परागन होता है। और परागन में ज़्यादातर जो होते हैं जो उसमें भौरे मंडराते हैं वह ये नर फूल पर से जाकर मादा फूल पर बैठ जाएंगे, एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठ जाएंगे तो परागन हो जाएगा, जिसके कारण वह फूल खिलने लगेंगे। इसलिए अगर भौरे नहीं होते हैं तो फूल जो होती वह नहीं खिलती, कलियां जो होती वह नहीं खिलती। तो मेंडल ने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना मटर का पौधा लिया और सारे फूलों को खोलकर
उसके पुंकेसर हटा दिए ताकि उसमें स्वपरागन न हो। फिर उन्होंने एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके पराग कणों को निकालकर बौने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्रों पर गिरा दिया, जिसके कारण उन दोनों में परागन हो गया। विपरीत लक्षण वाले इन दोनों जनक पौधों को मेंडल ने जनक पीढ़ी कहा तथा इन्हें पी अक्षर से इंगित किया। मेंडल ने 2 पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया मटर का और एक बौना पौधा लिया और दोनों का परागन कराया और इस दोनों पौधों को उसने जनक पीढ़ी कहा तथा इसे अंग्रेजी के पी अक्षर से इंगित किया। आगे इसने क्या किया, इस प्रकार के परागन के बाद जब परागन कराया तो उसके बाद जो बीज बने उनसे जो पौधे बने सभी पौधे लंबे नस्ल के हुए। इस पीढ़ी के पौधों को मेंडल ने प्रथम संतति यानी F1 अक्षर से इंगित किया। मेंडल ने जो लंबा और बौना पौधा लिया था उसको जब उसका परागन कराया और परागन के बाद जो बीज उत्पन्न हुआ उससे जो पौधा बना उसमें सभी पौधे लंबे हुए। यानी मेंडल ने 2 पौधा लिया था, एक लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा लिया था और दोनों में परागन कराया था। परागन के बाद जो पौधा प्राप्त हुआ था सभी पौधा लंबा प्राप्त हुआ था और उस पीढ़ी को मेंडल ने F1 कहा। सबसे पहली जनक पीढ़ी को P से इंगित किया और उसके बाद वाले पीढ़ी को F1 से इंगित किया। फिर F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों जनक पौधों के गुण यानी लंबा और बौना दोनों गुण मौजूद था। जो F1 था इसमें दोनों गुण यानी लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन शुद्ध लंबे नहीं प्राप्त हुए, लंबे और बौने के औसत में प्राप्त हुए। तो इससे लंबा और बौना दोनों गुण F1 पीढ़ी के पौधों में मौजूद थे। चूंकि लंबेपन वाला गुण जो था वह बौनेपन पर अधिक प्रभावी था, अतः बौनेपन का गुण मौजूद होने के बावजूद पौधे लंबे ही हुए। प्रभावी गुण जैसे लंबाई को मेंडल ने T अक्षर से तथा इसके विपरीत लक्षण बौनापन जो अप्रभावी है उन्हें स्मॉल t अक्षर से इंगित किया। F1 पीढ़ी के जो भी पौधे थे सभी लंबे हुए। फिर उसने क्या किया, फिर मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे का जब आपस में प्रजनन कराया तब अगली पीढ़ी के पौधों में लंबे और बौने पौधों का अनुपात जो था वह 3:1 पाया गया। अर्थात कुल पौधों में 75% पौधे लंबे प्राप्त हुए तथा 25% पौधे बौने प्राप्त हुए। मेंडल ने क्या किया, लंबा पौधा का परागन कराया और फिर इससे जो पौधे प्राप्त हुए उसे F1 पीढ़ी माना और इसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। फिर इसका क्या किया, इसका जो है फिर इसको उसने बो दिया, प्रजनन कराया। उसके बाद अगला पीढ़ी जो प्राप्त हुआ उसे F2 कहा। ध्यान से समझिएगा, मेंडल ने मटर का 2 पौधा लिया था, एक लंबा दूसरा बौना, और उसे P अक्षर से इंगित किया। फिर उन दोनों का परागन कराया। परागन के बाद जो पौधे प्राप्त हुए उस पौधे को उसने F1 पीढ़ी कहा। F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो थे वह लंबे प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे नहीं थे, यानी लंबा और बौना का एक औसत था, लेकिन लंबा वाला पौधा जो था वह बौनापन पर प्रभावी था। तो F1 पीढ़ी के जो भी पौधे प्राप्त हुए सभी लंबे प्राप्त हुए। फिर मेंडल ने क्या किया, इसको प्रजनन कराया। तो F2 पीढ़ी तो इसका प्रजनन कराया तो अगली पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए उसे F2 अक्षर से इंगित किया और इसमें जो पौधे प्राप्त हुए उसमें 75% पौधे लंबे प्राप्त हुए और 25% पौधे जो थे वह बौने प्राप्त हुए। यानी इसका गुण जो था वह F2 में आ गया। F2 में जो बौनापन गुण था वह गुण आ गया। और मेंडल ने जो F1 पीढ़ी के पौधे थे इसको उसने जो है वह संकर नस्ल का पौधा कहा और इसी को उसने हाइब्रिड कहा। इंग्लिश में हाइब्रिड कहा जाता है। तो आज जो हाइब्रिड होता है वह इसी कारण होता है। जैसे हाइब्रिड में एक देसी को भी होता है और दूसरा विदेशी को भी होता है और दोनों का परागन करा दिया जाता है और इससे जो गोभी प्राप्त होता है उसे ही हाइब्रिड कहा जाता है। या गायों में एक देसी नस्ल की गाय और एक विदेशी नस्ल की गाय, दोनों में परागन करा दिया जाता है, निषेचन करा दिया जाता है। तो जो गाय प्राप्त होता है उसी को हाइब्रिड कहा जाता है, उसी को हिंदी में संकर कहा जाता है।
तो इस तरह से 25% जो 100% पौधे हुए थे F2 पीढ़ी के, उसमें 25% जो 75% पौधे लंबे हुए थे, तो उसमें 25% जो पौधे हुए वह शुद्ध लंबे हुए और 50% पौधे लंबे हुए जिसे उसने संकर नस्ल कहा। संकर नस्ल जिसको इंग्लिश में हाइब्रिड कहा जाता है। तो संकर नस्ल के हुए अर्थात संकर नस्ल के लंबे पौधे के प्रभावी गुण तथा अप्रभावी गुण के मिश्रण थे, यानी इसमें जो लंबे और बौनेपन दोनों के मिश्रण थे, इसी को हाइब्रिड कहा गया। और जो 25% पौधे प्राप्त हुए वह बौने प्राप्त हुए। तो इस तरह से 100% हो गया। F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे उसमें 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर नस्ल के यानी लंबे और 25% शुद्ध बौने प्राप्त हुए। इस आधार पर F2 पीढ़ी के पौधे का अनुपात जो था वह 1:2:1 आया, यानी 25% फिर 50% और फिर 25% का अनुपात निकाला जाएगा, 25, 50 और फिर 25, और जब इसका अनुपात निकाला जाएगा तो 1:2:1 आएगा। इस प्रकार से मेंडल ने पाया कि आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका देख लीजिए। मेंडल ने 2 पौधा लिया मटर का, एक लंबा और एक बौना, और उसे P से इंगित किया और इसका परागण कराया। परागण कराने के बाद जो पौधा प्राप्त हुआ उसे F1 पीढ़ी माना और F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए और इसी को उसने संकर नस्ल कहा यानी हाइब्रिड कहा। फिर F1 पीढ़ी का इसने प्रजनन कराया तो F2 जो पौधे प्राप्त हुए उसको F2 कहा और F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उसमें 50% पौधे जो थे वह लंबे थे और 25% पौधे शुद्ध लंबे थे और फिर 25% पौधे जो थे वह शुद्ध बौने थे। तो देखिए जो शुरू में पौधा लिया था उसका गुण इसमें आ गया और इसमें आ गया, यानी जो आनुवंशिक गुण होता है वह हटता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और 50% जो पौधे थे इसमें लंबापन का भी गुण था और बौनापन का भी गुण था। तो इस तरह से मेंडल ने पाया कि जो आनुवंशिक गुण होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो 5 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन पूछता है मेंडल के प्रयोग को लिखें, तो जो यह शॉर्टकट तरीका बताए हैं इसी को आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण। तो लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है जो विकसित होकर अपने जनको जैसा नर या मादा जीव बन जाता है। तो जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है वह लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक यानी नर का स्पर्म और मादा का अंडाणु संयोजन करते हैं और युग्मनज बनता है और वह विकसित होकर अपने जनको के जैसा यानी अपने माता पिता के जैसा, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा, बकरी है तो बकरी के जैसा, गाय है तो गाय के जैसा, नर या मादा दोनों में से कोई एक जीव बन जाता है। और जीवों में लिंग का निर्धारण जो होता है वह क्रोमोसोम के द्वारा होता है। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछता है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। 23 जोड़े का मतलब 46। तो अगर ऑप्शन में 46 दे देगा तो दिमाग चकराइएगा नहीं। मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं वह एक ही प्रकार के होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्यों में जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है उसे ऑटोसोम कहते हैं और 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वह अलग क्रोमोसोम होता है जिसे हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और लिंग क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। तो जो नर होता है, नर का मतलब जो पुरुष होता है उसमें लिंग क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है और मादा में लिंग क्रोमोसोम केवल एक्स होता है। तो नर में एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं,
लेकिन मादा में केवल दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होता है। पहले ही बता दिए हैं, नर में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं और मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। नर में एक्स और वाई और मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और जब नर का वाई और मादा का एक्स मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है, यानी आने वाला जो संतान होता है वह नर होता है, पुरुष होता है। और नर और मादा का जो क्रोमोसोम होगा, अगर दोनों एक्स एक्स मैच कर गया तो फिर स्त्री का जन्म होता है। फिर जो आने वाला संतान होगी वह मादा होगी। एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण करते हैं। जैसे पुरुष का वाई मिला और महिला का एक्स मिला तो इससे जो जन्म होगा वह पुरुष जन्म होगा। लेकिन अगर महिलाओं का एक्स हुआ और पुरुषों का भी एक्स मिला तो इससे आने वाली जो संतान होगी वह महिला ही पैदा होगी, यानी वह मादा पैदा होगी, फीमेल पैदा होगी। नेक्स्ट है जैव विकास से क्या समझते हैं। तो पृथ्वी पर विद्यमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में पारिस्थितिक और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर 1.5 लाख वर्ष पहले आया था, तो डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। जैव विकास का पिता जो कहते हैं वह डार्विन को कहते हैं। तो पहले जो मनुष्य थे वह जानवर थे, उसके बाद फिर उनके अंदर जो है सभ्यता आता गया, फिर विकास करते गए, फिर बंदर हुए, फिर बंदर से वह होमो सेपियंस हुए, फिर जाकर जो है मनुष्य हुए। तो यह काफी जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग मानव बने हुए हैं और इसी को जैव विकास कहा जाता है। यानी जीवों का जो विकास हुआ पृथ्वी पर, उसी परिवर्तन को जैव विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है समजात अंग किसे कहते हैं। तो ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक जैसे होते हैं लेकिन अपने वातावरण के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं, जो देखने में एक जैसे होंगे, जो बनावट में एक जैसे होंगे, लेकिन उनका काम अलग अलग होगा। तो ऐसे अंग को समजात अंग कहेंगे। यहाँ पे समजात होगा तो ऐसे अंग को समजात अंग कहेंगे, जैसे मेढक, पक्षी, मनुष्य, बिल्ली के अग्रपाद, यह सभी समजात अंग होंगे। लेकिन मेढक का अगला जो अंग होता है, अग्रपाद होता है, यह क्या होता है, तैरने के काम में आता है। लेकिन पक्षी का अग्रपाद जो होता है वह किस काम में आता है, यह जो होता है वह कुछ पकड़ कर लेकर उड़ने में काम में आता है। लेकिन मनुष्य का जो अग्रपाद यानी हाथ होता है, इसका अलग काम होता है। बिल्ली का अग्रपाद होता है, इसका अलग काम होता है। तो यह सभी जो सब के अग्रपाद एक जैसे हैं संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से, लेकिन इन सभी का काम अलग अलग है कि नहीं। मेढक, पक्षी, बिल्ली, मनुष्य सभी के अग्रपाद का काम अलग अलग है, इसलिए यह समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है असमजात अंग किसे कहते हैं। तो ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, तो ऐसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। तो समजात अंग इसमें क्या होता है, समजात अंग का बिल्कुल उल्टा होता है असमजात अंग, जिसमें रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से अलग अलग होते हैं लेकिन यह एक ही कार्य करते हैं। जैसे तितली और पक्षी के पंख अलग अलग होते हैं रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से, इन दोनों का बनावट अलग होता है लेकिन दोनों का काम एक ही होता है, उड़ने का काम करते हैं। तो इनकी मूल संरचना अलग होती है उत्पत्ति के हिसाब से, लेकिन इनका कार्य एक ही होता है, इसलिए इसे असमजात अंग कहेंगे। नेक्स्ट है जीवाश्म तथा जीवाश्म विज्ञान। तो प्राचीन काल में ऐसे कई जीव जो थे वह पृथ्वी पर उपस्थित थे, जो बाद में समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए, यानी समाप्त हो गए, एंड हो गए। तो वर्तमान समय में वे नहीं पाए जाते हैं। वैसे अनेक जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर पाए गए हैं। पत्थरों पर ऐसे जीवों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, तो उसी को जीवाश्म कहा जाता है। यानी प्राचीन काल में जो पहले जीव थे, जो आज नहीं है, आज विलुप्त हो गए, वर्तमान समय में नहीं है, वैसे अनेक जीवों के जो अवशेष हैं वह पत्थरों पे हैं।
अनेक जीवों को जो मरे हुए हैं उन जीवों का अवशेष यानी जिस फोटो के जैसा, जैसे हड्डी हो गया या फिर उनकी आकृति या उनका जो चिन्ह होता है, जो चिन्ह होता है, वह पृथ्वी के चट्टानों पर या पत्थरों पर पाए गए हैं। इसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। और जो पत्थरों पर ऐसे जीवों का जो अध्ययन होता है उसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। उसके आयु का पता रेडियो कार्बन काल विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी पत्थरों पर जैसे हड्डी निकला या फिर कोई जानवरों का चित्र आया या फिर उस तरह के खोखले पाए गए तो उसकी आयु निकाला जाता है। तो उसकी आयु जिस विधि से निकाला जाता है उसे रेडियो कार्बन काल विधि कहते हैं। रेडियो कार्बन काल विधि द्वारा किसी जीवाश्म की आयु निकाला जाता है। तो ये था जीव विज्ञान के 7 नंबर चैप्टर आनुवंशिकता और जैव विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।